ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों के द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। जिन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंट सिग्नल्स इन मास, यूवी, आईआर एंड एनएमआर स्पेक्ट्रा और क्वेश्चन आंसर्स के जरिए हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों की संरचना को स्पेक्ट्रल डेटा के सहारे उनकी सहायता से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मास स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ जानकारियां। मास स्पेक्ट्रा में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसको इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बॉम्बार्ड करके फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जाता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की सहायता से उन फ्रैगमेंट्स को अलग करके उनके पीक्स प्राप्त किए जाते हैं। मास स्पेक्ट्रा जो है उसमें लाइट का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इसी वजह से मास स्पेक्ट्रा एक मिसनोमर है, गलत नाम है। हालांकि इसमें जो अलग अलग प्रकार के फ्रैगमेंट्स मॉलिक्यूल के मिलते हैं उनके संकेतों की जो हाइट होती है, जो पीक सिग्नल की हाइट होती है उससे हम और सिग्नल की पोजीशन से, इन दोनों बातों से हम यौगिक के संरचना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें जान सकते हैं। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ इम्पोर्टेंट, बाकी इसके अलावा भी डेटा है, लेकिन अक्सर इनसे हमें ग्रेजुएशन में या जैम के लिए भी पूरी जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर पीक देगा और अल्कोहल जो है वीक मॉलिक्यूलर पीक देगा, या अल्कोहल का मॉलिक्यूलर पीक जो है वो एब्सेंट ही होता है लगभग, या बहुत कमजोर होता है। अल्कोहल में M-18 यानी वाटर के खो जाने का, वाटर के लॉस से एक पीक आता है। मॉलिक्यूलर वेट में से वाटर निकाल दें, जो वेट आएगा उसका एक सिग्नल अल्कोहल के लिए आएगा। इसके अलावा लॉस ऑफ अल्काइल ग्रुप से भी एक पीक मिलेगा। फिनॉल्स में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर एंड पीक होता है और ये M-28 और से जिसमें CO का लॉस होता है और M-29 पे पीक देते हैं। इसके अलावा एनहाइड्राइड्स, एल्डिहाइड्स, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स हो सकते हैं या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकते हैं। और एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं वो 29 या M-29 पर पीक्स देते हैं। इसके अलावा देखिए एस्टर्स की बात कर रहे हैं। एस्टर्स, मिथाइल एस्टर है तो मॉलिक्यूलर एंड पीक इसका वीक होगा और M-31 यानी लॉस ऑफ OCH3 ग्रुप पर भी ये एक अच्छा पीक देगा, जिससे उसकी पहचान हो सकती है। M/Z 59 पर मिथाइल एस्टर का एक अच्छा सा पीक आता है, जिससे हमें मिथाइल एस्टर के होने का पता पड़ता है। हायर एस्टर्स का वीक मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है और ये M-45 और M-59 यानी मॉलिक्यूलर वेट -59 और मॉलिक्यूलर वेट -45 पे पीक्स देंगे। इसके अलावा ये 73, 87 इत्यादि पर पीक देते हैं और लॉस ऑफ COOR ग्रुप पर ये पीक निश्चित आई मीन डेफिनेटली शो करते हैं। एमाइड्स की बात करें तो M/Z 44 पे चाहे वो एलिफैटिक एमाइड हो चाहे एरोमेटिक एमाइड हो, उस पर ये पीक आती है। इसके अलावा ये कुछ और पीक्स वो प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको नोट करके रखनी है, याद रखनी है। और अगर आपको लग रहा है कि किस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे जैसे आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आईआर पीक के बारे में बातें। आईआर पीक जैसे ही हमें मिलता है, आईआर के जो उसका स्पेक्ट्रा या उसका स्पेक्ट्रल डेटा जैसे ही प्राप्त होता है, सबसे पहली नजर हमारी ये जानी चाहिए कि 1820 से लेके 1660 सेंटीमीटर इनवर्स पर कोई पीक है या नहीं। अगर सिग्नल है इस रेंज में तो आप लकी हैं, क्योंकि कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है। ये जो पीक होता है वो C डबल बॉन्ड O की पहचान के लिए है और C डबल बॉन्ड O इस रेंज में पीक देता है। एलिफैटिक कीटोन्स होगा
तो वो जो पीक है 1720 से 1708 के रेंज में होगा। एरोमेटिक कीटोन की उससे कम रेंज में पीक आएगी। इसी तरह से साइक्लिक कीटोन की जो सी डबल बॉन्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका मान वैसे वैसे बढ़ता है जैसे जैसे रिंग की साइज घटती जाती है। एलिफेटिक एस्टर्स जो है वो 1750 से लेकर 1735 और एरोमेटिक एस्टर उससे थोड़ा कम 1740 से 1715 सेंटीमीटर इनवर्स में रेंज देते हैं। एनहाइड्राइट की पहचान ये है कि इसमें दो सी डबल बॉन्ड ओ के दो स्ट्रेचिंग आते हैं, क्योंकि दो सी डबल बॉन्ड ओ एनहाइड्राइट में होते हैं। एक 1830 से लेकर 1800 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होता है, दूसरा 1775 से 1740 की रेंज में होता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो रेंज है 1730 से 1700 में होता है, लेकिन इसमें पहचान ये है कि इसमें CO स्ट्रेचिंग भी होता है और अल्कोहल का जो OH स्ट्रेचिंग होता है वो भी इसके अंदर दिखता है इस रेंज के अंदर। CO स्ट्रेचिंग जो एस्टर का होता है वो 1320 से लेकर 1210 के रेंज में आता है, इससे उसकी पहचान की जा सकती है। एल्डिहाइड का जो रेंज है 1740 से 1720 के रेंज में होता है और एमाइड्स में CO स्ट्रेचिंग के अलावा NH बैंड्स, जो दो NH बैंड्स 3300 के रेंज में, 33 से 3400 के सेंटीमीटर इनवर्स के रेंज में एमाइड्स के दो NH स्ट्रेचिंग आती है। अगर तो सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, इस रेंज में कोई पीक आपको स्ट्रॉन्ग और नोटिसेबल पीक आपको नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में अल्कोहल, फिनॉल, एमीन, ईथर या डबल बॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं। तो अल्कोहल और फिनॉल की सबसे अच्छी पहचान ये है कि 3400 से लेके 3300 इनवर्स में एक चौड़ी सी बैंड जिसको आप हर हालत में नोटिस करेंगे वो आपको नजर आएगी। एमीन का एक मीडियम एब्जॉर्प्शन नजर आएगा 3400 के रेंज में। और ईथर की पहचान तब पता पड़ेगी जब वो ऑक्सीजन तो है, लेकिन OH एब्जॉर्प्शन का जो चौड़ा सा बैंड है 3400 की रेंज में वो एब्सेंट होगा। और इसके अलावा एक अच्छा सा बैंड ईथर के लिए आपको मिलेगा CO एब्जॉर्प्शन के लिए, C सिंगल बॉन्ड O वाली स्ट्रेचिंग के लिए 1300 से लेके 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर। डबल बॉन्ड और एरोमेटिक रिंग अगर है तो डबल बॉन्ड का सी डबल बॉन्ड एब्जॉर्प्शन 1650 की रेंज में आता है और जो एरोमेटिक रिंग है उसका CH स्ट्रेचिंग जो है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स से ज्यादा की रेंज में आता है। इसके अलावा 1650 से लेके 1450 की रेंज में एरोमेटिक रिंग का एक मीडियम से लेके स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड आपको दिखेगा और एरोमेटिक रिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो 750 से लेके 600 के आसपास की रेंज में आपको दो स्ट्रेचिंग छोटी सी मिलेंगी। इसके एग्जांपल्स में हम करेंगे और तब आपको ये सारी बातें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। एनएमआर के बारे में 1H एनएमआर, क्योंकि ग्रेजुएशन की क्लास की बात कर रहे हैं, 1H एनएमआर में जितने तरह के प्रोटॉन्स होंगे मॉलिक्यूल के अंदर उतने प्रकार के एनएमआर संकेत आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो पीक हाइट संकेत की जो ऊंचाई होगी वो कितने हाइड्रोजन मिलकर उस संकेत को प्रदान कर रहे हैं उसके समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गिविंग दैट सिग्नल होगा। इसके अलावा कोई भी एनएमआर संकेत जो स्प्लिट हो जाता है मल्टीप्लेट में, वो डिपेंड करता है कि जिस कार्बन पे वो हाइड्रोजन है उसके साथ वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है। साथ वाले कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन हाइड्रोजन का के नंबर पर एक जोड़ दीजिए या ऐड कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ मल्टीप्लेट पीक्स आपको प्राप्त होंगे। जैसे अगर निकटवर्ती कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो संकेत जो आएगा 3+1 4 यानी क्वार्टेट में डिवाइड या स्प्लिट हो जाएगा एनएमआर सिग्नल। एनएमआर सिग्नल के जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आपके कुछ ग्रुप्स के कुछ प्रकार के हाइड्रोजन के यहाँ पर दिए हुए हैं। CH3 जो प्रोटॉन होगा वो 0.9 से 1.0 की रेंज में आएगा, CH2 1.2 से 1.7 की रेंज में और बाकी ये प्रोटॉन्स आपके दिए हुए हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जो एसिडिक प्रोटॉन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वो 10 से लेकर 13 डेल की रेंज में आएंगे।
एरोमेटिक प्रोटॉन जो है 6.0 से लेके 8.7 या 9 के आसपास की रेंज में आएंगे। इसी प्रकार से जो अल्कोहलिक प्रोटॉन होगा, मैंने यहाँ शायद लिखा नहीं हुआ, लेकिन अल्कोहलिक जो यस अल्कोहलिक प्रोटॉन जो होगा 3 से लेकर 5 या 7 की रेंज में आता है। और ये जो अल्कोहल एमीन वगैरह के सिग्नल्स हैं वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है इत्यादि के ऊपर निर्भर करता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह प्रोटॉन को धारण करने वाले कार्बन या एटम पर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह डीशील्डिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जो शील्डिंग करते हैं। डीशील्डिंग के साथ ही डेल वैल्यू बढ़ जाती है और शील्डिंग के साथ डेल वैल्यू घट जाती है। तो संरचना के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डेल वैल्यू कौन सी होगी, यानी एब्जॉर्प्शन जो प्रोटॉन है वो किस पॉइंट पे, किस डेल वैल्यू पे प्रदर्शित करेंगे। यूवी में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि 200 से नीचे अगर एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स आ रहा है, तो उसका मतलब सी डबल बॉन्ड सी है, सिंगल है। और सिंगल नहीं है तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी है, तो संरचना में जो है अनकॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में कम से कम दो सिंगल बॉन्ड या उससे ज्यादा सिंगल बॉन्ड होंगे। इसके अलावा अगर 250 से लेके 360 नैनोमीटर के बीच में कम इंटेंसिटी वाला कोई एब्जॉर्प्शन आ रहा है, उसका मतलब वो एन टू पाई स्ट्रेस ट्रांजिशन के लिए आ रहा है। और एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, NO2 CN इत्यादि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो यौगिक में उपस्थित हैं। यूवी में अगर जो एब्जॉर्प्शन है 220 के नीचे की रेंज में आ रही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो एन से सिग्मा स्ट्रेस का ट्रांजिशन को वो प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ ये है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स जैसे एमीन्स, अल्कोहल्स, ईथर, थायोल इत्यादि वो फंक्शनल ग्रुप उस यौगिक में उपस्थित हैं। ध्यान रखिएगा कि यूवी जो एब्जॉर्प्शन है वो डबल बॉन्ड को या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अधिक की पहचान आपको आसानी से करवाता है। याद रखिएगा कि जो IR स्पेक्ट्रम है उससे हम क्रियात्मक समूहों की पहचान करते हैं। याद ये भी रखिएगा कि NMR के द्वारा हम किस प्रकार के, कितने प्रकार के प्रोटॉन्स और कितनी संख्या में हैं और उनके निकटवर्ती प्रोटॉन की संख्या क्या है, इसके बारे में हमें, यानी प्रोटॉन्स के बारे में इतनी सारी जानकारी हमें PMR के द्वारा, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या 1H NMR ही भी उसका दूसरा नाम है, उसके द्वारा हमें पता पड़ती है। आइए बात करते हैं यूवी के बारे में, कुछ और चीजें देखते हैं कि दो बैंड्स अगर मीडियम इंटेंसिटी की आती है 200 से ऊपर वाली रेंज में, लेकिन उसका लैम्डा उसका जो Emax है या इंटेंसिटी है वो 1000 से 10,000 के बीच में है, तो उसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। हाई इंटेंसिटी बैंड अगर 210 से ऊपर की रेंज की आती है, तो हर हालत में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम यौगिक के अंदर होगा। इसके अलावा दो एब्जॉर्प्शन बैंड अगर कम इंटेंसिटी की 300 से ऊपर की रेंज में आता है, और उसमें 200 से 50 के नीचे की रेंज में आता है, तो ऐसे में अनकॉन्जुगेटेड कीटोन, एसिड, एस्टर और एमाइड हो सकते हैं। इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है, लेकिन खास तौर से जो याद रखनी है वो ये कि 200 से नीचे अगर आता है तो नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा, और 200 से ऊपर और हाई इंटेंसिटी के बैंड आते हैं तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको स्क्रीन पे यहाँ वीडियो में बताई हैं, इनसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे जैम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, और RPSC के एग्जाम्स में भी आपको सहायता मिल सकती है। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया हुआ है C6H8, और ये बताया गया है कि ये जब रिड्यूस अपचयित हो जाता है तो साइक्लोहेक्सेन प्रदान करता है। यानी ये C6H8 से हमें पता पड़ता है कि ये असंतृप्त यौगिक है, और इसमें दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं क्योंकि ये रिड्यूस होके साइक्लोहेक्सेन दे रहा है। उसका मतलब ये साइक्लोहेक्साडाइन था, जो कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ PTH2, यानी 2 H2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है इस यौगिक को रिड्यूस करने के लिए, अपचयित करने के लिए, यानी दो डबल बॉन्ड है, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया।
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, यानी ये जो यौगिक है C6H8 ये ब्रोमीन वाटर को का रंग उड़ा देता है, यानी डबल बॉन्ड इसके अंदर है, वो भी इन्होंने बार बार कंफर्म कर दिया। अब इन्होंने जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है कि कंपाउंड ए जो है इसके दो आइसोमर्स हैं। कंपाउंड ए जो है वो 256 नैनोमीटर यानी यूवी का डेटा दे रहे हैं, उस पर एब्जॉर्प्शन कर रहा है। और जो कंपाउंड बी है वो 200 पर नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। हमने ये देखा है कि 200 या 200 से नीचे अगर जो एब्जॉर्प्शन आएगी उसमें नॉन कॉन्जुगेटेड या असंयोगित द्विबंध होंगे, यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में कम से कम दो सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ये जो कंपाउंड ए है उसमें भी साइक्लो 6 मेंबर्ड रिंग है और उसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं, क्योंकि 256 नैनोमीटर पे है दो डबल बॉन्ड, ये 200 नैनोमीटर से ऊपर है, तो इसलिए इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होंगे इस तरह से, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आप कोशिश करके देख लीजिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की इस प्रकार की संरचना मिलेगी आपको 6 मेंबर्ड रिंग में, और नॉन कॉन्जुगेटेड की इस तरह से एक CH2 यानी दो सिंगल बॉन्ड की संरचना इस प्रकार से आपको मिलेगी। तो ए की संरचना हुई ये, जिसमें 256 नैनोमीटर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। बी की संरचना ये हुई जिसमें 200 नैनोमीटर यानी ये असंयुग्मित द्विबंध वाली संरचना है। तो इस प्रकार से ए और बी को हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, कीटोन भी हो सकता है, इपॉक्साइड भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं एल्डिहाइड हो सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि IR में 1690 सेंटीमीटर पर ये एब्जॉर्प्शन पीक दे रहा है। बहुत अच्छी सी बात है। हमने अभी देखा था कि 1660 से लेके 1820 के रेंज में अगर एब्जॉर्प्शन आता है तो C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप होगा। इन्होंने आगे ये बताई है बात की C8H8O के ये सारी संरचनाएं संभव है, और इसमें से ढूंढिए कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसकी संरचना कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि C डबल बॉन्ड O वाली संरचना कौन से है, उनको तो हम एक तरफ संभाल के रखेंगे और बाकी संरचना को कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखिए एल्डिहाइड है, ये हो सकता है। ये C डबल बॉन्ड O कीटोन है, हो सकता है। ये अल्कोहल है, नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। यहाँ ईथर इपॉक्साइड है, ये गलत। ये ईथर है, ये गलत। तो दो संरचनाएं हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा। हमें मालूम है कि एरोमेटिक कीटोन का जो रेंज है 1700 से लेके 1680 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होता है, और हमारा जो यहाँ डेटा दिया हुआ है वो 1690 है। तो ये दिखाता है कि एरोमेटिक कीटोन होगा। तो ये एल्डिहाइड वाली संरचना हमने कैंसिल कर दी। हमारा आंसर है ये, जो कि हमने यहाँ पर लिखा। देखिए कितनी आसानी से केवल एक डेटा के सहारे हम इस में से आंसर अपना निकाल सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है जिसमें लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, और इन्होंने बताया है कि IR स्पेक्ट्रा में ये कंपाउंड दो जो है इसके इट शोज डिफरेंट IR स्पेक्ट्रा। कंपाउंड ए जो है उसका IR स्पेक्ट्रा में एक ब्रॉड स्ट्रॉन्ग बैंड आता है, चौड़ा और स्ट्रॉन्ग बैंड आता है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे। और इन्होंने ये बताया कि C2H6O के दो आइसोमेरिक कंपाउंड बनते हैं, एक A है और दूसरा B है। B जो है वो 3400 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में IR में कोई ब्रॉड बैंड शो नहीं करता। हमने अभी देखा था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो IR में 3400 के आसपास एक चौड़ा सा बैंड प्रदर्शित करते हैं। उसका मतलब ये जो कंपाउंड ए का जो आइसोमर होगा वो अल्कोहल होगा। आइए देखते हैं कि इससे हम अल्कोहल किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि केवल दो ही हैं तो इसके दो ही कार्बन हैं और दो ही इसके आइसोमर है। तो दो कार्बन से और एक ऑक्सीजन से हम ईथर लिख सकते हैं और दूसरा ये अल्कोहल लिख सकते हैं। अल्कोहल यानी कंपाउंड ए जो 3400 सेंटीमीटर पर दे रहा है, तो ए तो अल्कोहल ही होगा, तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये रहा। और दूसरा ये ईथर बन सकता है, C2H6O में से दूसरा आइसोमर हम ये लिख सकते हैं। ये दो कार्बन और ये 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और ये इसमें क्योंकि अल्कोहलिक फंक्शन नहीं है तो ये ब्रॉड बैंड नहीं शो करेगा 3400 में,
और इसकी संरचना ये ईथर वाली होगी। अब देखिए कितने आसानी से हम एक डेटा के सहारे सहारे और इस छोटे से मॉलिक्यूल के 2 आइसोमेरिक कंपाउंड लिखकर आंसर तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे स्क्रीन पे है कि ए बी सी 3 कंपाउंड्स हैं जो आइसोमेरिक हैं। यहाँ कंपाउंड्स की स्पेलिंग गलत है, सॉरी फॉर दैट। और आप देखें कि इसका जो फॉर्मूला है C5H8 है। इन तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8 है। हाइड्रोजनेशन करने पे ये जो मॉलिक्यूल है वो एन पेंटेन प्रदर्शित करता है, एन पेंटेन उत्पाद के रूप में देता है। एन पेंटेन देता है नॉर्मल पेंटेन, यानी सारे जो कार्बन है वो एक के बाद एक जुड़े हुए हैं सीरियली, यानी अशाखित अनब्रांच्ड कंपाउंड है ये। और क्योंकि एन पेंटेन दे रहा है और इसमें इसका जो फॉर्मूला दिख रहा है हमें, उसके हिसाब से इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए। हम देखते हैं कि यूवी में यह जो ए है वो 176, बी 211 और सी जो है 250 नैनोमीटर पर संकेत प्रदान कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि 176 यानी 200 से नीचे, इसमें दोनों डबल बॉन्ड जो पेंटीन पेंटाडाइन में होंगे, वो जो दोनों डबल बॉन्ड है एक दूसरे से 2 सिंगल बॉन्ड से कम दूरी पे होंगे। तो अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को ए शो कर रहा है। पेंटेन एन पेंटेन मिल रहा है। पांचों कार्बन को हमने एक श्रृंखला में लिखा और इधर डबल बॉन्ड, बीच में 2 सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है कंपाउंड नंबर ए की, जिसमें नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इसका 176 यानी 200 से नीचे यूवी में लैम्डा मैक्स आ रहा है। अब बाकी 2 हैं, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाले हैं, क्योंकि इनमें जो 200 से ऊपर यूवी में लैम्डा मैक्स आ रहा है। हमें ये भी मालूम है कि जो सिस आइसोमर होता है उसका, ये देखिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हमने लिखा। सबसे पहले तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाली संरचना लिख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 होना चाहिए। इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। दिस इज CH3। तो हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार से और इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक में ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है जो लाल से दिखाया गया है, यही सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इसमें ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर भी ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से अलग हैं। तो आप देखें कि इसको हम सिस के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम ट्रांस के रूप में लिख सकते हैं। सी की जो वैल्यू है 215 है, जो ज्यादा है, और ट्रांस जो है आइसोमर, उसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू ज्यादा होता है। तो ट्रांस स्ट्रक्चर हमने सी के लिए रखा, बी का क्योंकि लैम्डा मैक्स कम है तो उसके लिए हमने सिस आइसोमर रखा। तो ये स्ट्रक्चर है ए, बी और सी के, जो कि बड़ी आसानी से एनालाइज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमआर से संबंधित, और ये जो है इनमें दिया हमें फॉर्मूला दिया हुआ है C4H9Br, और ये लिखा गया है कि ये जो कंपाउंड है जिसमें 9 हाइड्रोजन है, वो एक सिंगलेट यानी एक सिंगलेट देते हैं पीएमआर में, यानी ये सारे के सारे 9 के 9 एक जैसे हैं। इसमें एक Br भी जुड़ा हुआ है, यानी किसी एक कार्बन से Br जुड़ा हुआ है। तो हमने C और Br को लिखा और बाकी बचे हमारे पास 3 कार्बन, इसमें से एक कार्बन और Br हटा लिया। 3 कार्बन और 9 हाइड्रोजन। 3 कार्बन पर 9 हाइड्रोजन तभी हो सकते हैं कि जबकि सबके सब ये जो है CH3 में हो, तभी वो इक्विवेलेंट या समान होंगे। और जब ये सारे के सारे समान तभी होंगे जब ये CH3 के रूप में होंगे, और जब ये समान होंगे तब एक ही सिंगलेट, एक ही संकेत प्रदान करेंगे। ध्यान दीजिए कि इन CH3 के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पे कोई प्रोटॉन नहीं है। इस वजह से ये जो सिग्नल देंगे ये CH3, इनका संकेत विपाटित नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लेट नहीं देंगे, सिंगलेट ही देंगे, क्योंकि इनके साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड C4H9Br। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफी इजी है। इसमें देखिए इन्होंने बोला है कि ये कुछ
1 2 3 इन्होंने 3 कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, 3 कंपाउंड यहाँ पर लिखे हुए हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं कि इनका वो स्ट्रक्चर लिखो जिससे इनसे सिर्फ एक ही एनएमआर संकेत मिले। तो C3H6 जो है ये असंतृप्त यौगिक हो सकता है इस प्रकार का, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये नहीं होगा क्योंकि CH2 प्रोटॉन CH प्रोटॉन से और CH प्रोटॉन CH3 से अलग होगा अगर हमने C3H6 को इस प्रकार से लिखा और ये 3 एनएमआर संकेत प्रदान करेगा। हमें वो संरचना लिखनी है जिसमें एक एनएमआर संकेत हो, यानी सारे के सारे 6 जो हाइड्रोजन है वो एक समान हो। वो तभी हो सकता है जब वो साइक्लोप्रोपेन का रिंग हो और तीनों कार्बन के जो 6 हाइड्रोजन है वो एक समान है, तो वो एक एनएमआर संकेत देंगे। C3H4 का एक एनएमआर संकेत किस प्रकार से प्राप्त होगा? तभी प्राप्त होगा जब ये एलीन के रूप में होगा और ये जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिक है, ये CH2 के बराबर है और ये चारों जो हाइड्रोजन है एक एनएमआर संकेत देंगे। C3H6O अगर O है और OH होता है तो अल्कोहल का अलग से सिग्नल आएगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो C डबल बॉन्ड O कर दिया है और जो 6 हाइड्रोजन है वो बाकी के 2 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप देख सकती हैं सिमेट्रिक कंपाउंड है, ये हिस्सा इसके बराबर है, ये CH3 ये हाइड्रोजन्स बराबर हैं, यानी 6 हाइड्रोजन्स जो हैं बराबर हैं और एक एनएमआर संकेत देंगे। इस प्रकार से हम ये संकेत इन कंपाउंड्स के लिए इस एनालिसिस के साथ लिख सकते हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है C4H4O2 और इन्होंने बोला है कि ये डाइकीटीन है और इन्होंने बोला है ये लिक्विड है और इसका पीएमआर स्पेक्ट्रम में 2 पीक्स आते हैं, लिक्विड है तो डाइकीटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और डाइकीटीन को जब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो CH2 है इस CH2 के बराबर नहीं है। ये CH2 और ये CH2 दोनों कीटीन के होने के बावजूद ये CH2 केवल डबल बॉन्ड C के साथ बॉन्डेड है, जबकि ये जो CH2 का जो कार्बन है साथ वाले दूसरे निकटवर्ती कीटीन के मॉलिक्यूल के साथ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। तो इसके आसपास का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण, मैग्नेटिक वातावरण, इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण, मैग्नेटिक वातावरण से अलग होगा। तो ये CH2 और ये CH2 दोनों एनएमआर में अलग-अलग संकेत प्रदान करेंगे। तो इसीलिए इसका जो डाइकीटीन का जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा। देखिए कितनी आसानी से हम एनालाइज करके आंसर तक पहुंच पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसे एक से पहले जो क्वेश्चन था उसके बराबर ही है। इन्होंने ये 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं और पूछा है कि वो संरचना लिखिए जिससे इन कंपाउंड से केवल एक एनएमआर संकेत हमको प्राप्त हो। C5H12 दिया हुआ है और इसको देखते ही हमें C4H9Br की याद आ जाती है। इसमें 5 कार्बन दिए हुए हैं तो और 12 हाइड्रोजन है। 12 हाइड्रोजन यानी वो 4 मिथाइल ग्रुप्स हो सकते हैं और वो 4 मिथाइल ग्रुप्स इस 5वें कार्बन से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई संरचना नहीं बन सकती। इस प्रकार से अगर आप कोई संरचना लिखते हैं तो ये CH3 इस CH3 के बराबर जरूर है, लेकिन इस CH2 का नेचर अलग है, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक नेचर अलग है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी सबकी अलग है। तो इस वजह से आप ये जो है 3 संकेत देगा। अगर आपने ओपन चेन भी लिखा है, ये इस प्रकार की ये जो संरचना है इसमें चारों CH3 बराबर हैं और वो एक एनएमआर संकेत देंगे और इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये इससे कोई एनएमआर संकेत प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया है C2H4Br2। इससे हमें 2 कार्बन है, इस तरह से हमें एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमको इस प्रकार से लिखनी है ताकि दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स है वो बराबर हो। 4 कार्बन है और चारों के चारों बराबर होने चाहिए, यानी 2 और 2 में इसको विभक्त करना है, डिवाइड करना है और ये स्ट्रक्चर हमको मिलेगी जिससे जो दोनों CH2 है वो बराबर है, क्योंकि एक साइड में Br से, इधर भी Br से और एक साइड में CH2 से, इधर से CH2 से ये बॉन्डेड है। तो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है और चारों प्रोटॉन सेम है, एक एनएमआर संकेत प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन C4 नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ है वो है C4H6। C4H6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन और 4 कार्बन है,
तो ट्रिपल बॉन्ड हुए बगैर इसको हम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर इसका नहीं बना सकते। कुछ भी और भी स्ट्रक्चर्स आप लिख के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दोनों CH3 तभी बराबर होंगे, यानी जो कार्बन, 6 जो हाइड्रोजन है वो तभी बराबर होंगे जब 2 CH3 इक्वल हो और सिमेट्रिकल हो, और वो तभी हो सकता है जब बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये CH3 इस CH3 के बराबर है, ये 3 हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोजन के एकदम बराबर है, होमोटॉपिक हैं, और ये एक NMR संकेत प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम कि गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग PMR डेटा। तो ये फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, और इसके जो PMR डेटा हमको दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है, इसमें 3 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं 4.1 डेल पे, और एक हाइड्रोजन है जो 5.8 डेल पे दे रहा है। 3 Br एटम्स हैं, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, और ये प्रोटॉन्स को डीशील्ड करते हैं। 2 कार्बन को हम एक ही प्रकार से यहाँ, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है, एक ही प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड C। एक में 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, उसके साथ एक ब्रोमो होगा, दूसरे में 2 ब्रोमो होगा और 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ जो ब्रोमो ग्रुप के होने की वजह से ये जो CH प्रोटॉन 1.4 से लेके 1.7 में यह सिग्नल देने वाला था, देना चाहिए था, लेकिन इसमें क्योंकि 2 ब्रोमो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये स्ट्रांगली डिशील्डेड हो जाता है, और इसका जो डेल वैल्यू है वो 5.8 डेल में आता है। आसान सी बात ये है कि इन्होंने दे रखा है एक H, एक हाइड्रोजन सिग्नल देगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ही सिग्नल दे रहा है, यानी 2 हाइड्रोजन का लिखा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन इससे होगा। ये भी डीशील्डेड है, आना चाहिए CH2 प्रोटॉन 1.2 से लेके 1.4 की रेंज में, जबकि ये आ रहा है 4.1 में, क्योंकि यहाँ पर इसके ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी डीशील्डिंग हो जाती है। तो ये संरचना है पहले वाले कंपाउंड की। C7H8 इन्होंने दिया हुआ है, और देखते ही छूटते ही हमें जो सबसे पहली चीज नजर आती है, 5 प्रोटॉन मिलकर 8.1 पे सिग्नल दे रहे हैं। हमने देखा था कि 6.1 से लेके 8.1 की रेंज में एरोमेटिक प्रोटॉन होते हैं, एरोमेटिक रिंग होता है, तो इसमें से 7 में से 6 तो एरोमेटिक रिंग में ही इस्तेमाल हो गए। एक बचता है, और वो एक जो कार्बन है उस पे 3 हाइड्रोजन है और 2.3 पे दे रहा है वो संकेत। बहुत आसान है कि C6H5 का एक रिंग होगा, 5 हाइड्रोजन है, एरोमेटिक प्रोटॉन है, और ये इसकी डेल वैल्यू है, और CH3 क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है, इसीलिए डीशील्डेड है एरोमेटिक रिंग के द्वारा, और इसीलिए यह 0.9 से लेकर 1 के रेंज में, 1.2 की रेंज में ना देकर ये डीशील्ड होकर 2.3 डेल पे ये तीनों के तीनों प्रोटॉन्स दे रहे हैं सिग्नल, NMR संकेत। और स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का C7H8 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, दैट इज टॉलुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड C2H6O, और उसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा है ये दिया हुआ है। छूटते ही हम देख रहे हैं कि 1660 से 1820 के बीच में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये C2H6O है, तो ये ईथर हो सकता है। कैसे? कि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं है, 184 नैनोमीटर यानी डबल बॉन्ड नहीं है ऐसे वाली रेंज में इसके, इसका है। और क्योंकि सिंगल एक मीडियम इंटेंसिटी का ये बैंड है, और 220 से नीचे के में इसकी रेंज आ रही है, उसका मतलब इसमें एन से लेके सिग्मा एस्टेरिस्क का ट्रांजिशन हो रहा है, और ईथर, एमीन, अल्कोहल, थायोल वगैरह हो सकता है। क्योंकि इसमें जो IR में 1150 से लेकर 1085 की रेंज में यह संकेत दे रहा है, तो जो कि ईथर के संकेत के रेंज में आ रहा है, तो इसलिए फिर ये ईथर ही होगा। NMR में देख रहे हैं कि एक सिंगलेट यानी 6 के 6 प्रोटॉन्स एक जैसे होंगे, तो उसका मतलब एक 2 कार्बन से एक ही ईथर बन सकता है, वो है डाइमिथाइल ईथर। इसके अलावा कोई और ईथर बन ही नहीं सकता। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। डेटा देखकर आप कभी डरिएगा मत, और आप थोड़ा शांति से अगर आप इस क्वेश्चंस को देखें तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ईथर का जो प्रोटॉन्स है वो 3.3 से लेके 4.0 की रेंज में
सिग्नल देते हैं और संरचना ये हुई, जो कि बड़ी आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर वेट है 130 और ये इसका जो आईआर और पीएमआर डेटा इन्होंने दिया हुआ है वो इस प्रकार से है। जैसे ही हम आईआर को देखते हैं तो देखते हैं कि 3000 से जस्ट लगता हुआ इसका एक सिग्नल है जो कि CH3 प्रोटॉन के प्रेजेंस को बता रहा है। और यहाँ 1820 से लेके 1820 में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और 1755 में एक और सिग्नल है जो दोनों आसपास हैं। 2 CO बॉन्ड को ये प्रदर्शित कर रहा है। 2 C डबल बॉन्ड हो तभी होगा जब वो एनहाइड्राइड होगा। ये हमने देख लिया था। तो हमें पता पड़ रहा है कि CH3 है, हमें पता पड़ रहा है एनहाइड्राइड है और यहाँ 1455 में जो CH बेंडिंग भी ये बता रहा है। कुल मिला के 130 में से अगर एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप हम माइनस कर दें, देखिए 130 है, उसमें से मॉलिक्यूलर वेट एनहाइड्राइड वाला अगर हम माइनस कर दें तो हमें बचता है 58। अब ये जो 58 है इसमें प्रोटॉन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन इसके अंदर शामिल है, क्योंकि आईआर में किसी और क्रियात्मक समूह का कोई संकेत नहीं है, सिर्फ एनहाइड्राइड ही इसके अंदर है। तो ये 58 जो है वो 2 प्रकार के सिग्नल प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटॉन नहीं है एनहाइड्राइड में, तो एनहाइड्राइड की तरफ से कोई एनएमआर संकेत नहीं आएगा। तो जो बाकी जो 58 है उसमें से 2 संकेत आ रहे हैं, एक है ट्रिपलेट और एक है क्वार्टेट। ट्रिपलेट है उसका मतलब इसके निकटवर्ती कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यानी CH2 है। ये क्वार्टेट है, इसके निकटवर्ती कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तभी ये क्वार्टेट है। जैसे कि हमने देखा था कि निकटवर्ती कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं उसमें +1 करके मल्टीप्लेट निकलता है। तो इसके निकटवर्ती CH3 है, इसके निकटवर्ती CH2 है, तो यानी CH3 और CH2 इसके अंदर होंगे। इसके अलावा कोई और तीसरा प्रोटॉन नहीं है। हम अगर इस 58 जो यहाँ पर हमने लिखा था उसको 58 को 2 से डिवाइड करें तो 29 आएगा। 29 इथाइल ग्रुप का होता है। तो एनहाइड्राइड के इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इथाइल ग्रुप को हमने इस प्रकार से लिखा। तो ये देखिए CH3 जो प्रोटॉन है वो ट्रिपलेट देगा और CH2 प्रोटॉन जो है वो क्वार्टेट देगा। इनका जो पोजीशन है 1.3 ये CH3 के लिए है और ये जो 2.2 है ये CH2 के लिए है, क्योंकि थोड़ा सा डिशिल्डेड C डबल बॉन्ड O की वजह से है और इस तरह से हम स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। इसका इसका 15, इसका वेट है 14, CO 28, ऑक्सीजन का 16। इस प्रकार से इनके वेट्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ऐड करके देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट कम्स टू बी 130। इस प्रकार से हम जो बड़ी आसानी से इस डेटा के सहारे और मॉलिक्यूलर वेट के सहारे हम स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक कंपाउंड दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट जिसका 59 है और इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से स्ट्रक्चर बताने के लिए कहा गया है। मास स्पेक्ट्रम में 44 पे बेस पीक आता है जो कि सीधे सीधे दिखाता है कि एमाइड इसके अंदर है। एमाइड यानी 59 से आप अगर एमाइड का फॉर्मूला का वेट निकाल दें तो सिर्फ 15 बचता है और 15 में एक ही एनएमआर संकेत आ सकता है। आप देख सकते हैं कि इसका एक एनएमआर संकेत आएगा और ये NH2 जो है उसका एक सेकंड संकेत आएगा। तो आप देखें कि 15 के बाद जो बचता है वो है 15, सॉरी ये एमाइड का जो वेट है उसके बाद जो बचता है वो है 15। एमाइड का है 28 + 16। इसको 59 से माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, 15 बचेगा। ये जो 15 बचता है वो CH3 को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें कि यूवी में क्या दिया हुआ है। यूवी में दिया हुआ है 220 नैनोमीटर पर और उसका जो एक सिग्नल आएगा लैम्डा मैक्स और उसका जो इंटेंसिटी है वो काफी कम है। तो ये जो है वह C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पर 44 है, एमाइड है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूवी का डेटा। आईआर में देख लेते हैं। आईआर में 3400 से 3300 वाली रेंज में आप देख सकते हैं 2 पीक है जो कि एमाइड के होने को सपोर्ट करते हैं। ये दोनों NH जो स्ट्रेचिंग है एमाइड के NH स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये जो 2950 से लेके 2840 में जो वीक स्ट्रेच आ रही है वो CH3 स्ट्रेच है, और 1670 में जो एब्जॉर्प्शन आ रहा है ये कार्बोनाइल ग्रुप का है, जैसे कि हमने देखा था 1820 से लेके 1660 के बीच में कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस नजर आती है। तो ये सारी बातें हुई। मॉलिक्यूलर वेट में से हमने 28 प्लस 16 को माइनस किया और बचा CH3 यानी 15 यानी CH3। तो स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एनएमआर का जो डेटा है वो इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें एक 6.5 पे ब्रॉड सिंगलेट है। ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो सिंगलेट देंगे। ये दोनों हाइड्रोजन एक बराबर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रेजोनेंस की सहायता से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आता है, और C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर ले लेता है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड होता है, और फ्री रोटेशन कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड के आसपास संभव नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों हाइड्रोजन जो है एक दूसरे से थोड़े से भिन्न होते हैं, और ये 6.5 के आसपास जो छोटे छोटे सिंगलेट्स देंगे, जो आपस में जब एकदम जुड़ से जाएंगे या मिल से जाएंगे तो ऐसा लगेगा एक सिंगलेट है, लेकिन वो संकेत थोड़ा सा चौड़ा आएगा क्योंकि दो सिंगलेट आपस में जुड़ने से लग जाते हैं। 2.1 पे जो सिंगलेट आएगा वो इसलिए आएगा क्योंकि निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है CH3 के, तो ये सिंगलेट ही देगा, और क्योंकि CO से जुड़ा हुआ है इसलिए डी शील्डेड है। तो 0.9 से 1 के रेंज में 1.2 के रेंज में आने वाला संकेत डी शील्ड होकर हायर डेल वैल्यू यानी 2.5 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो NMR है इस संरचना को सपोर्ट कर रहा है, और जो आंसर है वो CH3CO NH2 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया हुआ है C9H10O2 और इसका स्पेक्ट्रल डेटा है ये। तो स्पेक्ट्रल डेटा को जो सबसे पहले देखते हैं, देखते ही 1745 पे जो ये संकेत हमें मिल रहा है उससे हमें ये पता पड़ता है कि C डबल बॉन्ड O इसके अंदर है। इसके अलावा 1225 पे जो ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग पीक है वो दिखाता है कि एस्टर एसिटेट एस्टर है, CH3CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, और एस्टर भी है, तो CH3COO ग्रुप इस मॉलिक्यूल के अंदर हुआ। ये वाला हिस्सा हमारा कंफर्म हो गया। हमने उसका मतलब इसमें से C9H10 में से ये जो 9 कार्बन है उसमें से 2 कार्बन कंफर्म हो गए, और अब बचे हैं 7 कार्बन। आप देख सकते हैं कि यूवी में 268, 264, 262 ये जो रेंज में यहाँ पर जो संकेत लैम्डा मैक्स के आ रहे हैं वो एन से लेके पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं, और इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिनमें डबल बॉन्ड होता है और हेटेरोएटम के साथ वो इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 1745 पे स्ट्रेचिंग एक स्ट्रॉन्ग जो पीक है वो आ रही है। हम देखते हैं कि जो एनएमआर हम देखें, एनएमआर में हम जो संकेत यहाँ पर पा रहे हैं, एक है 7.22 पर 5 हाइड्रोजन मिलकर एक सिंगलेट दे रहे हैं। हमने देखा था 6 से लेकर 8.1 और 8.5 के आसपास जो संकेत आता है वो एरोमेटिक प्रोटॉन का होता है, यानी यहाँ पर जो 9 कार्बन थे उसमें से 2 तो एस्टर में चले गए, बचे 7 में से 6 एरोमेटिक रिंग को बनाते हैं, यानी एक कार्बन और बचा है। तो एरोमेटिक रिंग हमने लिख दिया। एसिटेट एस्टर 1225 ने हमको प्रदर्शित किया कि एसिटेट एस्टर है, ये बचा है CH2, और CH2 का पोजीशन हमें कैसे पता पड़ा? देखिए 2 हाइड्रोजन दिखा रहे हैं 5.0 डेल पर एक स्ट्रॉन्ग पीक, तो 2 जो हाइड्रोजन है सिंगलेट दिखा रहे हैं, और जो ये सिंगलेट दिखा रहे हैं वो इसलिए
क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग के द्वारा डिशील्डेड है, इस ऑक्सीजन के द्वारा डिशील्डेड है। यहाँ इस जो ऑक्सीजन है या इस एटम के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सिंगलेट ही प्रदर्शित करेगा क्योंकि इसके निकटवर्ती एटम पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये CH3 प्रोटॉन, इसके निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी सिंगलेट प्रदर्शित करेगा। ये जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स है सारे इक्विवेलेंट है, वो भी सिंगलेट प्रदर्शित करेंगे। तो ये तीनों के तीनों सिंगलेट हैं जो कि यहाँ SSS के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये इसकी संरचना है। और जो NMR है, एक और चीज आपको इसमें देखनी है कि 749 से लेके 749 पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, 697 पे भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है IR में, जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग इस कंपाउंड में है। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग ही है। और भी देखते हैं, देखिए 1.96 पे जो 3 हाइड्रोजन है, वो ये 3 हाइड्रोजन है जो कि डीशील्डेड है। 0.9 से लेके 1.2 के बीच में जो आना चाहिए था संकेत, वो 1.9 पे इसलिए आ रहा है क्योंकि एस्टर ग्रुप के कारण ये डीशील्डेड है। ये भी डीशील्डेड है, ये वाला प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पर C6 है और C6H5 एरोमेटिक रिंग है और यहाँ एस्टर ग्रुपिंग है, इसलिए ये डीशील्डेड प्रोटॉन्स है। तो इस प्रकार से इस संरचना को हमने सपोर्ट किया NMR के द्वारा, और हमने इसको जाना IR के द्वारा। जो C डबल बॉन्ड O दिखा रहा है, यहाँ पर एस्टर एसिटेट एस्टर को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को ये प्रदर्शित कर रहा है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्पेक्ट्रा, डायरेक्ट स्पेक्ट्रा से हम लेंगे। यहाँ जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 60 है, और यहाँ पर M-18 पर एक पीक आ रही है जो कि बताता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकला, यानी अल्कोहल होगा। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो काफी कम है। यहाँ M+1 और M+2 के पीक्स हैं जो कि और भी छोटे हैं। ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, तो जिसका वैल्यू 60 है। 29 पे एक पीक आ रहा है जो कि इथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और एक 31 पे पीक आ रहा है जो कि CH2OH को प्रेजेंट करता है। 60 से हम मॉलिक्यूलर वेट को किस तरह से निकाल सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे निकाल सकते हैं, वो है बाय रूल ऑफ 13। CnHn+r फॉर्मूला होता है अगर मॉलिक्यूल कार्बन और नाइट्रोजन से बना हुआ हो। यहाँ इस 30 को ये CnHn+r में n है क्वोशंट और r है रिमाइंडर। तो किस प्रकार से ये जो 60 है मॉलिक्यूलर वेट, उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमको 4 तो क्वोशंट मिलेंगे, और हमको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 8 मिलेगा, जो कि 13 से डिवाइड नहीं होता। तो n का मान है 4, r का मान है 8, और इनको हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो ये हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तब मिलेगा जब कोई ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि यहाँ M-18 का पीक आ चुका है 42 पे, तो इसमें अल्कोहल है, यानी एक ऑक्सीजन जुड़ेगा इस फॉर्मूले में। तो हमने C4H12 में एक ऑक्सीजन जोड़ा, क्योंकि 16 जोड़ा तो 16 हमने CH4 के रूप में इसमें से निकाला, तो फॉर्मूला हमारा हुआ C3H8O। आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट डेटा क्या है। नेक्स्ट डेटा हमें यहाँ देखिए बहुत चौड़ा सा पीक आ रहा है, 3300 और 3400 की रेंज में, जो दिखाता है अल्कोहल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CO स्ट्रेचिंग आ रही है जो प्राइमरी अल्कोहल के लिए है। यहाँ पर एक 700 के आसपास CH2 ग्रुप को प्रदर्शित करता हुआ एक पीक आ रहा है। और क्योंकि 1385 और 1380 की रेंज में यहाँ इस जगह पे 1335 और 1380 की रेंज में इस जगह पे कोई डबलेट नहीं आ रहा है, उसका मतलब जेम डाइमिथाइल ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। कुल मिला के हमारा मॉलिक्यूल प्राइमरी अल्कोहल है और जेम डाइमिथाइल एब्सेंट है, तो स्ट्रेट चेन होगी 3 कार्बन की, क्योंकि मॉलिक्यूल का आकार या साइज छोटा है और केवल 3 कार्बन इसके अंदर है। तो जो संभावित स्ट्रक्चर है वो एन प्रोपेनॉल की बनती है, और इसको हम NMR के द्वारा हम साबित कर सकते हैं। NMR देख लेते हैं इसका। ये स्ट्रक्चर हमने इसका लिख लिया। NMR में हम देखते हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो कितने संकेत आने चाहिए, एक OH के लिए, एक CH2 जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसके लिए, एक
उस CH2 के लिए जो कार्बन से और कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक CH3 के लिए। कुल मिला के ये चारों जो कॉम्बिनेशंस हैं, CH3, CH2, CH2 और OH, ये 4 संकेत देंगे, क्योंकि दोनों CH2 का जो रासायनिक वातावरण है वो अलग-अलग है। हम देख लेते हैं कि जो OH प्रोटॉन है, वो सिंगलेट यानी एक हाइड्रोजन के द्वारा दिया गया संकेत होगा। इसकी हाइट इस अल्कोहल के हाइट से डबल होगी, क्योंकि इसका संकेत एक हाइड्रोजन के द्वारा, इसका 2, इसका 2 हाइड्रोजन के द्वारा, इसका 3 हाइड्रोजन के द्वारा। तो संकेत का जो हाइट है, पीक हाइट है, वो इन सिग्मॉइड कर्व के द्वारा दी जाती है। इन सिग्मॉइड कर्व की हाइट जितनी ज्यादा होती है, प्रोटॉन्स की संख्या उतनी अधिक होगी। यहाँ सबसे छोटी ये वाली संकेत के ये इसका हाइट है, तो ये 1H प्रोटॉन यानी अल्कोहलिक प्रोटॉन का है। इसका वैल्यू है 3.2 या 3 के आसपास, 3.2 डेल्टा में इसका सिग्नल आ रहा है, और ये इम्प्योर है इसलिए क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ जो CH2 है, वो इससे प्रभावित होकर ट्रिपलेट दे रहा है यहाँ पर। ये देखिए 2 कार्बन का संकेत है, ये हाइट से हमें पता पड़ती है, और ये ट्रिपलेट इसलिए दे रहा है क्योंकि ये वाला जो प्रोटॉन है इम्प्योर होने, अल्कोहल इम्प्योर होने के कारण ये है इसके साथ युग्मित नहीं हो पा रहा है। ये CH2 इसके साथ युग्मित इन प्रोटॉन्स के साथ युग्मित हो पा रहा है। निकटवर्ती कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये संकेत 3 में विपाटित होगा। तो ये यहाँ पर 3 में विपाटित हो गया। अब हम आ रहे हैं इस वाले CH2 पे, जिसका संकेत ये है, और ये कम डीशील्डेड है, ये ज्यादा डीशील्डेड है। आप कह सकते हैं कि ये जो CH2 प्रोटॉन है, ये 1.2 से लेके 1.7 के आसपास हो जाना चाहिए, लेकिन सीधे ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा डीशील्डेड होगा, और ये यहाँ पर अल्कोहलिक प्रोटॉन से भी ज्यादा डेल वैल्यू पे इसका संकेत आ रहा है, 3.5 डेल पर। तो आप इस CH2 की बात करें, यह CH2 जो है ये 1.5 के आसपास ये संकेत दे रहा है, यानी ये डीशील्डेड नहीं है, अपने सही स्थान पे दे रहा है, लेकिन इसके इधर 3 और इधर 2 यानी टोटल 5 प्रोटॉन इसके निकटवर्ती कार्बन पर है, इसलिए ये जो संकेत है इस CH2 का, वो 5 + 1 6 में डिवाइड होकर सेक्सटेट देगा। ये ऊंचाई इसकी 2 की है, और यहाँ पर ऊंचाई 3 की है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? इस वाले से, इसके मुकाबले में ये डबल है, इसके मुकाबले में ये डबल हाइट है, इसके मुकाबले में ये ट्रिपल हाइट है। तो ये जो ट्रिपलेट यहाँ मिल रहा है, वो इस CH3 के लिए मिल रहा है, जो 0.9 अपने सही स्थान पर ये संकेत NMR संकेत दे रहा है, और ये इसके निकटवर्ती कार्बन पर क्योंकि 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये 2 + 1 3 में विपाटित होकर ट्रिपलेट देगा। तो NMR जो है वो हमने जिस फॉर्मूले को प्रपोज किया था, संभावित बताया था, उसको सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रल डेटा के द्वारा हम संरचनाओं को पता कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आपको शुभकामनाएं, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।